हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जीएस की अगली सीरीज बिना समय गंवाए हुए। चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। बहुत ही कम समय में आपका एक बेस्ट रिवीजन यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय अधिकतर उदयपुर में सिरोही की अरावली पर्वतमाला में पाया जाता है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति है। ठीक है, और भील के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, दूसरे स्थान पे ये पाई जाती है, राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति। ये यूपी ट्रिपल एससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों ये जो जनजाति है आपको गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, विशेषता यहाँ पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा चीनी तिब्बती भाषा परिवार से है? ठीक है, तो जैसा कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा दिमासा। ठीक है, और ये दिमासा लोगों द्वारा ही बोला जाता है, दिमासा लोगों द्वारा बोला जाता है। और भारत की बात करें तो भारत में आपको नागालैंड, असम, में निवास करने वाले के द्वारा बोली जाती है। वहीं के ये लोग निवासी हैं। क्या है? वहीं के लोग ये निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? तो ये तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही मारेंगे, और जैसा कि इसमें पूछा गया था तो उसमें नाइजीरिया ही था। ठीक है, अल्जीरिया भी था, लीबिया था, मिस्र था, तो ये तो सारे आते हैं, लेकिन नाइजीरिया कंट्री जो है नहीं आता है। इसके साथ ही दोस्तों यदि सहारा मरुस्थल की बात करें तो सहारा रेगिस्तान या फिर सहारा मरुस्थल विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल में आता है। ठीक है, याद इसको रख लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। अगला क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित एक निष्क्रिय, ठीक है, ज्वालामुखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा माउंट किलिमंजारो जो है तंजानिया में स्थित है, और यह निष्क्रिय ज्वालामुखी है। किलिमंजारो जो है, माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये आप ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। पूछ रहा है ब्लॉक स्तर पे क्या होता है? तो ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति होती है। आपसे तीनों स्तर भी पूछ सकता है और सीक्वेंस दे सकता है मिलाने के लिए, तो याद रखिएगा कि ग्राम स्तर पे जो होता है वो ग्राम सभा होता है, फिर ब्लॉक स्तर पे जो है पंचायत समिति, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, और जिला स्तर पे जिला पंचायत समिति होती है। आपसे पूछ सकता है कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन, और कब सन याद रख लीजिएगा 1992। ठीक है, और यदि समिति पूछे तो समिति याद रख लीजिएगा बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, इसी त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था इसमें स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन जैसा कि पूछा गया है, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायत राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? तो जैसा कि मैंने बताया था 73वां संविधान संशोधन 1992, बलवंत राय मेहता समिति और त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। ठीक है, वही आपसे पूछ रहा है, तो समिति पूछ रहा है तो आप याद रखिएगा त्रिस्तरीय थी। यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति का गठन यदि पूछेगा तो याद रखिएगा कि 1957, और रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुआ था? तो 1958। और हुआ क्या था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 स्टार्ट हुआ था, और राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 भी स्टार्ट हुआ था, और ये असफल हुए थे, और इन्हीं को सुचारू रूप से
जांच करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था और यहीं से फिर विकेंद्रीकरण हुआ और जो है त्रिस्तरीय पंचायत समिति की स्थापना हुई, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत स्टार्ट हुए। ठीक है, अशोक मेहता समिति यदि पूछता है तो वो 2 स्तरीय थी, ये ध्यान दीजिएगा। यदि आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो पंचायत जो है, पंचायत समिति, ये आप जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठाए जाते हैं। वैसे सीरीज में कंप्लीट करवा दिया जाएगा जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, यदि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम कितनी सीटें जीतता है। लोकसभा में उसे कितना सीट जीतना चाहिए और यह सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्य से चुने जाते हैं। तो पहले तो 3 विभिन्न राज्य से सदस्य ये सिलेक्ट किए जाएंगे और पूछ रहा है कि कितनी सीटें आपको जीतनी पड़ेंगी, तो कम से कम 11 सीटें जीतनी पड़ेंगी, तब जाके आपका जो है पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी बनेंगी। ठीक है, किसी एक राज्य से यदि आप जीत जाते हैं भले ही कितना भी सीटें, तो राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन सकती, लेकिन 3 राज्य से यदि जीतते हैं और 11 सीटें हैं डिफरेंट जगह से, तो आप ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। कुछ जरूरी जानकारी बता दूं कि राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा या राज्यसभा की विधानसभा के पिछले आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों के 6% प्राप्त करने के साथ किसी राज्य और राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटें पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है, या फिर लोकसभा में उसे कम से कम 2% सीटें अर्थात लोकसभा के कुल 543 सीटों में से 11 सीटें जीतना आवश्यक है, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है। किंतु ये सीटें कम से कम 3 राज्यों से जीती जानी चाहिए, 3 राज्यों से होनी चाहिए, किसी एक राज्य 2 राज्य से नहीं, 3 राज्य से, या फिर उसे कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल यानी क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो। यदि राष्ट्रीय पार्टी बननी है तो उसे कम से कम 4 स्टेट में राज्य स्तरीय यानी क्षेत्रीय दल की पार्टी की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तो भी वो राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और जैसा कि अभी पेट में क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, कितनी साल होनी चाहिए, 25 साल। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी एज चाहिए, राष्ट्रपति के लिए एज तो याद रखिएगा कि 35 साल। ठीक है, प्रधान बनने के लिए सिंपल लैंग्वेज में जो आपके प्रधान होते हैं, प्रधान बनने के लिए कितना चाहिए, तो कम से कम 21 साल। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पंचायत चुनाव। यदि पंचायत चुनाव लड़ना है तो 21 साल आप एज कंप्लीट कर लें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। उसके बाद कह रहा है वर्तमान में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो टोटल 543 है, अभी तक चेंजिंग नहीं हुआ है। और ये चेंज कब तक नहीं होगा, 2026 तक। ठीक है, 2026 तक ऐसे ही रहेगा। और इसके लिए भी संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2001। ठीक है, जिसमें बताया गया था कि लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या तथा लोकसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों की संख्या को वर्ष 2026 तक इसी तरह रहने दिया जाएगा, यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाया गया सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो वो मंदिर जो है वो है कैलाश मंदिर। इस तरह से यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन पूछता है। आप सोच सकते हैं कि आपको थोड़ा सा अलग से माइंड लगाना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन आप गलत करके चले आएंगे। तो कैलाश या कैलाशनाथ मंदिर दुनिया में सबसे बड़ा एकात्मक मंदिर है जो एलोरा की गुफाओं में यानी महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण जो है 18वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, 18वीं शताब्दी में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, तो राष्ट्रकूट शासक थे। सीधे सीधे राष्ट्रकूट आपसे पूछता ही है, लेकिन यदि शासक पूछ देगा, राष्ट्रकूट शासक राजा कृष्ण प्रथम। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, इन्हीं के द्वारा ये जो है बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2001 और 11 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि यानी परसेंटेज पूछा, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, तो 17.70। यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा
17.70 है, और यही आप जनगणना जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। आपसे एक क्वेश्चन है कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यदि प्रतिशत पूछे कि भारत जो है, भारत का जो क्षेत्रफल है, यानी हम लोग जहाँ पे रहते हैं, भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कवर करता है। विश्व के क्षेत्रफल का, ठीक है, याद रख लीजिएगा 2.4% भारत का जो है क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान की चाय को पंजीकृत जीआई टैग मिला। तो दार्जिलिंग की चाय को। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। और आपको बिहार में बताना है, अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो वो कौन सा चीज़ है जो हाल ही में बिहार के राज्य को मिला है। तो मखाना को मिला है। ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आगे आने वाले एग्जाम में याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। तो मिलते हैं फिर अगले सीरीज में, और कोशिश करूंगा कि इससे बेहतर कंटेंट आपको दूं, और जो भी प्रीवियस ईयर हैं इसके साथ ही इसका एक्सप्लेनेशन बेहतरीन ढंग से दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। कम समय में ये रिवीजन कर सकते हैं, कभी भी कहीं पे भी। ठीक है, धन्यवाद।